एक इंसान आया था एंड उसको IBS-D था, उसको इरिटेबल बाउल, और बहुत एंग्शियस था, उसको बहुत काउंसलिंग भी करी थी हमने, पहली बार ही आया था हमारे को। एंड वो यहाँ पे नौकरी करता था गुड़गांव में, और वो रहने वाला कहीं यूपी का था। तो उसने अपनी सिस्टर की मैरिज छोड़ दी कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बार बार मोशन जाना पड़ता है, बार बार मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो मतलब ये ट्रीटेबल है? 100% ट्रीटेबल है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि देखो ये डिजीज़ तो सिर्फ लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। और गट के बैक्टीरिया को अगर हम ठीक करें, क्योंकि गट के बैक्टीरिया का ऑल्टरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को शुरू करने में और उसको कंटिन्यू करने में। मुख्य कारण 90% ऑफ द पेशेंट्स जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको हुआ है, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके थॉट प्रोसेस से, आपके माइंडसेट से। किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को एग्ज़ाम के लिए जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ने जाना है, किसी को ट्रैवल के लिए जाना है, तो आपका माइंडसेट जो होता है उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बड़े एंग्शियस हो जाते हैं ट्रैवल से पहले या एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यू से पहले, तो जो ब्रेन में कुछ हार्मोन्स हैं जिनमें ऑल्टरेशन होता है। ये हार्मोन्स आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। हेलो, वेलकम। आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, और मैं हूं अतुल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की, पेट की समस्या की, जो सुनने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी इससे परेशान है। इस बीमारी का या इस सिंड्रोम का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी IBS। ये ऐसी दिक्कत है जो आपको बिना किसी अलार्म के टॉयलेट की ओर भागने पर मजबूर करती है, जिसे अक्सर लोग गैस, एसिडिटी ये सब कहकर टाल देते हैं। तो इसी सवाल को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुकल्प प्रकाश, जो कि डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, CK बिरला, गुरुग्राम के। IBS जैसे मामलों पर इन्होंने कई साल का अनुभव जुटाया है। वेलकम सर। धन्यवाद अतुल, आज मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। और आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो आपने टॉपिक चुना है वो बहुत ही कॉमन है, और सभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ऑलमोस्ट 80 to 90% OPD को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या है सर, इसको आसानी से समझा जाए अगर? IBS इसको हम बोलते हैं कि आसान भाषा में क्या क्या दिक्कत है? देखो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक बहुत छोटी सी तकलीफ़ है, लेकिन किसी इंसान जो जो इससे सफ़र कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की तौर पे हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि इंटेस्टाइन्स जो हमारी आंतें हैं वो हर समय मूव कर रही हैं, और मूव करके खाना जो हम खाते हैं उसको आगे की तरफ धकेलती हैं, डाइजेस्ट करते हुए। डाइजेस्ट करते हुए, और उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करती रहती हैं। सो एक जो मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन्स का जो मूवमेंट है, वो बहुत एक रेगुलर और रिदमिक होता है। बट कुछ कारणों से, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, इरिटेबल, सो इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट, आंतों के मूवमेंट है वो इरिटेबल हो जाते हैं। तो या तो वो अपनी रेगुलर गति से तेज चलने लगती है, या तो वो स्लो चलने लगती उनकी है। रिदम टूट जाती है। उनकी रिदम टूट जाती है, जिसके कारण जब भी इरिटेबल हो जाएगी इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट, तो आपको कुछ लक्षण देने लगेंगे, जो मुख्यतः अगर तेज इंटेस्टाइन चलती है तो पेट में मरोड़ जैसा आना, और बार बार पॉटी जाने या स्टूल जाने का मन करना, बिकॉज तेज मूवमेंट होंगे तो आपको, जल्दी इंसान को बार बार जाने का मन करेगा। जिन लोगों में आंतें स्लो चलने लगती हैं उनमें प्रीडोमिनेंटली ब्लोटिंग, भारीपन की तकलीफ रहती है। वो कहते हैं पेट में बहुत गैस और भारीपन रहता है, और उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायतें रहती हैं। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल मतलब जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इंटेस्टाइन्स में कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं हुई, बट उसके मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण आपको ब्लोटिंग, गैस की फीलिंग, कब्जियत होना, या बार बार स्टूल पास करने जाना और पेट में मरोड़ आना जैसी शिकायतें रहती हैं। सो सिंपल भाषा में ये एक आंतों की गति की प्रॉब्लम की बीमारी है, जो कि लाइफस्टाइल के कारण मुख्यतः होती है। और सर, इसके सिम्टम क्या हैं? आप बता रहे हैं कि पेट का भारीपन है, गैस, या बार-बार जो है ऐसा फ़ील होना कि मुझे पॉटी वॉशरूम, करने जाना है। इसके अलावा और क्या सिम्टम हैं? क्योंकि ये सिम्टम तो नॉर्मल एसिडिटी के भी लग सकते हैं। देखो, जहाँ तक इसको एसिडिटी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों में अंतर की बात है, तो एसिडिटी का इंसान जो हो
पेशेंट होगा वो आपको बार बार खट्टी डकार और छाती में जलन की कंप्लेन लेके आएगा। बट मुख्यतः इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट पेट में भारीपन, चेंज इन बाउल हैबिट्स। चेंज इन बाउल हैबिट्स का मतलब बार बार जाना भी हो सकता है और कब्जियत भी हो सकता है। कोई इंसान नॉर्मली एक बार स्टूल पास करने जाता था एक दिन में, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसके या तो बहुत बार जाना पड़ रहा है, उसको दिन में 4 से 5 बार जाना पड़ता है। एवरी टाइम वो खाना खाता है उसको अर्ज होता है कि उसे स्टूल पास करने जाना है। पेट में मरोड़ आता है जो कि स्टूल पास करने के बाद बेटर हो जाता है। साथ में उसका कोई वेट लॉस नहीं है, उसका कोई हीमोग्लोबिन ड्रॉप नहीं हो रहा, कभी स्टूल्स में ब्लड नहीं आया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी नहीं हो सकती। कितना आम है सर ये हिंदुस्तान में? देखो, जहाँ तक हम वर्ल्ड के डेटा की बात करें तो करीब 11 से 15% ऑफ द पॉपुलेशन, बाप जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित है। और जैसे जैसे हम इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, हम पश्चिमीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश में भी एटलीस्ट 7 to 10% पॉपुलेशन, स्पेशली यंग जनरेशन, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, उन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रिवलेंस काफ़ी बढ़ रहा है। सिंड्रोम क्यों बोलते हैं सर इसको? सिंड्रोम तो ग्रुप ऑफ डिजीज हुआ। सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम 3 तरह का हो सकता है। मुख्यतः IBS-C मतलब कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, IBS-D मतलब डायरिया प्रीडोमिनेंट, और मिक्स्ड वैरायटी। IBS-C का मतलब दोनों होता भी है, हो सकते हैं। IBS-C मतलब जो लोग मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ के साथ आते हैं और पेट में ब्लोटिंग के साथ आते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि डायरिया, बार बार उन्होंने स्टूल पास करने जाने की इच्छा होती है और उन्होंने जाना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें मिक्स्ड वैरायटी होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये IBS-C, IBS-D, IBS-M तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सिंड्रोम है। एंड सिम्टम्स भी एक नहीं है, मल्टीपल हैं। मल्टीपल है। और दूसरी बात, ऑर्गन भी सिर्फ इंटेस्टाइन्स ही इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके कारणों में जाएंगे डीपली, तो ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस है वो इसमें बहुत रोल प्ले करता है इसके ऑनसेट में। इसलिए क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गया, इंटेस्टाइन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए भी इसको सिंड्रोम की श्रेणी में रखा जाता है। क्या सर मानसिक तनाव, जैसा आप बता रहे हैं कि ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इसका कारण हो सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि इसका आंतों के मूवमेंट पर हमारे ब्रेन से कुछ असर पड़ता है अगर कोई डिप्रेशन में बहुत है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है अतुल आपने। जहाँ तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात है, मुख्य कारण 90% ऑफ द पेशेंट्स जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको हुआ है, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके थॉट प्रोसेस से, आपके माइंडसेट से। क्योंकि एक हमारे शरीर में संरचना बनाई है नेचर ने, उसको नाम है ब्रेन गट एक्सिस। ब्रेन और गट, ब्रेन मतलब दिमाग, गट मतलब इंटेस्टाइन, हर समय आपस में तालमेल रखते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब भी ब्रेन का कम्युनिकेशन इंटेस्टाइन्स के साथ ऑल्टर हो जाएगा किसी भी कारण से, तो इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट गड़बड़ हो जाएंगे, जिसके कारण आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। सो अगर ब्रेन में कभी भी किसी भी कारण अशांति होती है या कोई भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं थॉट प्रोसेस में, सो दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को। ऐसा भी कहते हैं कि गट हमारी जो है हेल्थ सेकंड ब्रेन है। सेकंड ब्रेन है। बिल्कुल वो ठीक कहा तुल आपने, 100%। अच्छा, कुछ लोगों को ट्रैवल से पहले जो इस तरह के उनकी बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। उनको बार-बार जो है वो नर्वस होकर के बार-बार वॉशरूम की तरफ भागते हैं। क्या उसको भी हम जोड़ सकते हैं इससे, IBS से? देखो अतुल, मैं सिर्फ ट्रैवल को नहीं बोलूँगा, इसमें बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बोल सकते हो आप। किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को एग्ज़ाम के लिए जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ने जाना है, किसी को ट्रैवल के लिए जाना है, तो आपका माइंडसेट जो होता है उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बड़े एंग्शियस हो जाते हैं ट्रैवल से पहले या एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यू से पहले, तो जो ब्रेन में कुछ हार्मोन्स हैं जिनमें ऑल्टरेशन होता है, ये हार्मोन्स आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं।
तो जब भी आपके वो हार्मोन चेंज होंगे तो आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाएंगे और इरिटेबल हो जाएगी इंटेस्टाइन, जिसके कारण इंसान को अर्ज होएगी कि मुझे स्टूल पास करने जाना है। सो ये एग्जैक्टली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं बोलूँगा, बट यस इट इज़ अ शॉर्ट टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म या उसका छोटा रूप बोल सकते हैं। बट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट को सिर्फ इन सिचुएशंस में ही प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको थ्रू आउट द डे होगी, लंबे समय तक चल रही होगी, है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, ये हमने सर मानसिक तनाव के बारे में, इसका क्या असर है ये जाना। शरीर में क्या गड़बड़ियां हैं जो इसको आईबीएस की तरफ धकेलती हैं बॉडी को? देखो, शरीर में जहाँ तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इस तरह की डिजीज़ है जो कि आपकी क्वालिटी को अफेक्ट करती है, लेकिन क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं करती। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट को ना तो कभी हीमोग्लोबिन कम होगा, ना उसका वेट लॉस होगा, ना उसको रात में सिम्टम आएंगे। रात में सोते समय वो इंसान कभी नहीं जागेगा कि मुझे स्टूल पास करने रात में उठ के जाना पड़ता है। वंस एक बार वो सो गया, फिर उसका क्योंकि ब्रेन शांत हो जाता है, उसके बाद उसकी गट के मूवमेंट्स भी रेगुलर हो जाते हैं। तो फिजिकल हेल्थ इस तरह से इसको अफेक्ट कर सकती है कि एक और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस। पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस का मतलब ये है कि किसी इंसान को कोई इन्फेक्शन हुआ, आंतों का इन्फेक्शन हुआ जिसमें डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, बुखार आया। अगर वो इन्फेक्शन ठीक भी हो गया, उसके बाद भी कुछ लोगों में, एटलीस्ट 5 to 10% लोगों में, इन्फेक्शन ठीक होने के बावजूद इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट जो हैं वो इरिटेबल रह सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फेक्शन कैन लीड टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन सम, कुछ लोगों में, सभी में नहीं। सो दैट इज हाउ इट कैन अफेक्ट। या फिर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ किसी की जिंदगी मतलब में, ये ट्रिगर पॉइंट्स बता रहे हैं आप? ट्रिगर पॉइंट्स है, वो इसको ट्रिगर कर सकता है। कभी कभी कुछ डिजीजेज हैं जो कि इसको मिमिक कर सकती हैं, जो हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको रूल आउट करना चाहिए कि कहीं कोई ट्रीटेबल डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जिसको हम रूल आउट कर दें या उसको ठीक कर देंगे तो ये सिम्टम ठीक हो जाएंगे। जैसे सीलिएक डिजीज़ है, जैसे इंटेस्टाइन्स के बैक्टीरियल फ्लोरा चेंज हो जाता है, सीबो बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें रूल आउट करना चाहिए किसी इंसान को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लेबल करने से हाँ, पहले। कुछ लोग बहुत एंटीबायोटिक वगैरह कंज्यूम करते हैं, जी। उनको डायरिया जो है हर महीने 2 महीने पे वो डायरिया लगा ही रहता है। जी, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन्स का फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो चेंज होता है एंटीबायोटिक खाने से। एंड इंटेस्टाइन का बैक्टीरियल फ्लोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट्स को मैनेज करने में और इंटेस्टाइन्स की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में। सो जब भी फ्लोरा चेंज हो जाएगा किसी भी कारणवश, तो आपको इरिटेबल बाउल के सिम्टम्स आने काफ़ी लाजमी हो जाते हैं। सर, आप डायग्नोसिस के बारे में बता रहे थे अभी कि इसको मिमिक करता है, और डायग्नोसिस इसकी कैसे होती है ज़रा ये समझा दीजिए, और इसकी से जुड़ी गलतफहमियाँ क्या हैं देखो, डायग्नोसिस? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन का क्या मतलब है मतलब? कि हम बाकी सारी चीज़ें, बाकी बीमारियां जो कि इस तरह के लक्षण दे सकती हैं, उनको रूल आउट कर दें और हमें कुछ ना मिले। जैसे कि सीलिएक डिजीज़, जो कि गेहूं से एलर्जी को सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि इन्फेक्शंस, जैसे कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ठीक है, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको रूल आउट करना पड़ता है। या फिर आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके बाद भी इंसान को बार बार पॉटी जाने का मन करता है, या स्टूल ऑल्टर्ड हो जाती है बाउल हैबिट्स। या फिर कभी कभी रेयरली अगर ये ऑनसेट 55 साल के बाद हुआ है तो कोलोन के मेलिग्नेंसीज, कैंसर्स भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें रूल आउट करनी पड़ेंगी by doing blood investigations, by doing specific test for celiac disease, for doing after doing colonoscopy and endoscopy कि कोई structural cause तो नहीं है इस इंसान के सिम्टम्स। वैसे तो ये आईबीएस तो है लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज, जी स्मॉल का इसमें कोई वो नहीं, रूल नहीं है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ डिजीज ऑफ, एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों ही इसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि मेजर पार्ट रोल
करती है एब्जॉर्प्शन में, और गट के मूवमेंट्स की जो हम बात करते हैं वो स्मॉल बाउल की बात करते हैं। जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की बात करते हैं हम स्मॉल बाउल में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, हुँ। दिस इज़ द डिजीज़ ऑफ एंटायर लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों। सर इससे जुड़े एक सवाल ये है कि क्या इसको ठीक किया जा सकता है इस आईबीएस को या सिर्फ़ कंट्रोल ही कर सकते हैं? कोई देखो जहाँ परमानेंट ट्रीटमेंट है इसका? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर मतलब जो लोग बहुत एंग्शियस होते हैं, जो लोग टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप ए मतलब परफेक्शनिस्ट जो तरह के लोग होते हैं, उन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, या फिर जिनकी क्यों ऐसा? ब्रेन गट एक्सिस, हुँ। क्योंकि ब्रेन और गट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक्चुअली जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं ना, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि उनकी जो नॉर्मल की डेफिनेशन है ना, वो बहुत सक्रिय होती है, बहुत हुँ। नैरो होती है। तो उनका अगर स्टूल 9 बजे जाते थे वो, अगर वो 9:30 हो गया तो भी उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। हुँ। सो थोड़ा-सा भी ऑल्टरेशन होते ही उनका दिमाग बोलता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, और जैसे ही दिमाग में उथल-पुथल हुई और आपके गट के मूवमेंट्स गड़बड़ हो जाते हैं। उसके बाद गूगल भी किया और सिम्पटम चेक किए। जी, वो तो आजकल बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हर एक इंसान हर चीज़ को गूगल पे ढूँढता है, फिर अंततः वो अ, उसके कारण से प्रॉब्लम्स में ही आता है, क्योंकि जहाँ आपका गूगल में घुसोगे आपको टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती हैं, हुँ। और आपका दिमाग सिर्फ खराब चीज़ों को पिक करता है, एंड देन यू बिकम मोर एंग्शियस, एंड आपकी मूवमेंट सिम्पटम्स और प्रभावित होता है। वर्सनिंग हो जाती है आपके तो मतलब ये सिम्पटम्स की। ट्रीटेबल है। 100% ट्रीटेबल है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि देखो ये डिजीज़ तो सिर्फ लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, और गट के बैक्टीरिया को अगर हम ठीक करें, क्योंकि गट के बैक्टीरिया का ऑल्टरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को शुरू करने में और उसको कंटिन्यू करने में। तो अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स में बैक्टीरियल ऑल्टरेशन कर दें तो उसको बेटर हो जाएगा वो पेशेंट, उसके सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको समझाना कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे इससे कभी आपको बड़ी बीमारी नहीं बनेगी, इससे आपको कभी कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा। और इंसान क्या डर रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है, उस चक्रव्यूह में फंस जाता है, जिसके कारण ये सिम्टम्स एक विशियस साइकिल चलती रहती है। तो उसको समझाना, उसको ये बताना कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये जितना इसके बारे में एक इंसान सोचेगा उतना ये परेशान ज़्यादा करेगी, वो सब समझा के उसको काफ़ी हद तक इसको शांत किया जा क्या सकता खुद है। से भी ठीक हो सकती है कुछ 100 टाइम के लिए अगर हो तो? सी देखो, अगर इंसान क्या होता है कि बहुत डाइटरी चेंजेस कर देता है, और जब भी आपका डाइटरी चेंजेस करते हैं ना तो आपका दिमाग कहता है अब तुमने ये चेंज करा है, एंड जैसे ही दिमाग की चीज़ें शांत होती हैं आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेटर हो जाता है ट्रांजिएंटली। हुँ, हुँ। फिर जब कोई भी स्ट्रेस लेवल आया तो फिर से आपकी वो ट्रिगर होने लग जाती है। सो योर थॉट प्रोसेस एंड लाइफ स्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब भी शांति भरी जिंदगी चल रही है, थॉट प्रोसेस में कोई उथल पुथल नहीं चल रही, तो आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शांत हो जाता है, और जब भी वो ट्रिगर आएगा तो आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स गड़बड़ होगा और वो ट्रिगर फिर से हो जाएगा। तो आप मतलब इसका ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ-साथ डाइट चेंज और कोई थेरेपी वगैरह और दवाइयों के साथ ये कलेक्टिव जो है ट्रीटमेंट है सी इसका? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जैसा मैंने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी तरह का आईबीएस है, आईबीएस सी है, आईबीएस डी है, आईबीएस एम है। तो अगर आईबीएस डी है तो हमें कुछ इंटेस्टाइन के मूवमेंट को स्लो करने की दवाई देनी होती है, जिससे कि बार बार इंसान को ना जाना पड़े, फाइबर्स बढ़ाने पड़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो हमें कुछ ऐसी इंटेस्टाइन्स को मूवमेंट को बढ़ाने की दवाई देनी होती है जिससे कॉन्स्टिपेशन बेटर हो। जिन लोगों में हमें लगता है कि ब्रेन का थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुँ। रोल प्ले कर रहा है इसमें, तो फिर हमें कुछ ऐसी भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि जो कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करती हैं आपके ब्रेन में। शांत करें थोड़ा। सेरोटोनिन, एक सेरोटोनिन नाम का हुँ। हार्मोन है जो कि मेन रोल प्ले करता है आपके ब्रेन और गट के कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने में। हुँ। तो जिन लोगों में ये हमें लगता है तो हमें कुछ ऐसी भी दवाई देनी पड़ती है जो कि ब्रेन के हॉर्मोन्स मेनली सेरोटोनिन को कंट्रोल करती है, जिससे काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, जब हम दवाई लिखते हैं तो इंसान जाके उसको भी गूगल करता है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट तो स्पेशली करता है। और जहाँ उसे लगता है कि मैंने कोई दवाई उसको ब्रेन से रिलेटेड दिया है या ब्रेन के हार्मोन से रिलेटेड दिया है, तो वो और व्यथित हो जाता है।
वो कहता है अरे ये तो एंटी डिप्रेसेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर एंटी डिप्रेसेंट। बट मैं यहाँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो डोज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम प्रिस्क्राइब करते हैं उस दवाई की, वो एज ए एंटी डिप्रेसेंट डोज से कंपैरिजन में बहुत कम है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है। उसको प्लीज़ आप उसको गूगल करके प्लीज़ व्यथित ना हो और उसको बंद ना करें। क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जहाँ ब्रेन इन्वॉल्व है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ इन्वॉल्व है, और बिल्कुल हमारे सोचने का लाइफस्टाइल, तो वो बहुत कलेक्टिव किस्म का उसका इलाज जी, होता है। तो इसीलिए वो हमें कभी काफ़ी पेशेंट्स में देनी पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उसको कंटिन्यू नहीं करते बिकॉज ऑफ रीडिंग गूगल एंड बिकॉज ऑफ मैनी मिथ्स इन दी सोसाइटी। सर बहुत लोग पेट की बीमारी को बताने से झिझकते भी हैं, और जो ये आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये हमारी सोशल लाइफ को बहुत प्रभावित करता है। तो आप अगर किसी को ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं आ रहे हैं, वो लोग जैसा मैंने बताया एंग्शियस होते हैं, हुँ। थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं। कुछ लोग सोसाइटी में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मोशन बार बार जाना पड़ेगा, या अगर मुझे मोशन नहीं हुआ तो मैं पैनिक हो जाऊंगा। सो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जिन लोगों में इस तरह के डिसऑर्डर हो रहे हैं, जिनमें पेट में ब्लोटिंग हो रही है, चेंज इन बावल हैबिट्स हो रहा है, तो उन लोगों को सबसे पहले आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए और इवैल्यूएशन कराना चाहिए कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको ये लक्षण आ रहे हैं। अगर कोई और कारण नहीं है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज़, जिसको हम कुछ दवाइयाँ दे के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके और काउंसलिंग करके काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो झिझकते हैं? आप बता रहे हैं कि इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और फिर उनको आईबीएस डायग्नोज होता है। किस तरह के पेशेंट आए कोई? जी हाँ, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन है। इरिटेबल बाउल के सिंड्रोम के पेशेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होते हैं, जो डर रहे होते हैं, झिझक रहे होते हैं, इंट्रोवर्ट हैं या बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हैं। तो उन लोगों में ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। टाइप ए पर्सनैलिटी हैं। हुँ। सो ऐसा तो रोज़ ही होता है। जितने भी इरिटेबल बाउल वाले हैं वो सब ऐसे ही हैं। कोई ऐसा पेशेंट आया जो आपको आ याद रहे रह हैं। गया हो? रोज़ बहुत से एक 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 इंसान आया था एंड उसको आईबीएस-डी था, उसको इरिटेबल बाउल और बहुत एंग्शियस था, उसको बहुत स काउंसलिंग भी करी थी हमने, पहली बार ही आया था हमारे को। एंड वो यहाँ पे नौकरी करता था गुड़गाँव में और वो रहने वाला कहीं यूपी का था। तो उसने अपनी सिस्टर की मैरिज छोड़ दी कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बार-बार मोशन जाना पड़ता है, बार-बार मैं कैसे मैनेज करूँगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ही वो जा नहीं पाया। सो आप इमेजिन करो कि अपनी रियल हुँ। सिस्टर की मैरिज में वो नहीं जा पाया जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। आई मीन ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। पैनिक का लेवल इतना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ये पेशेंट्स। बट मैं ये इस आपके माध्यम से समझाऊँगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कभी भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है सर, क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे कभी भी प्रभाव नहीं डालता। सो जितने भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनको शांत रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए हुँ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज ज़रूर, सेडेंटरी लाइफ जिन लोगों की है, डाइटरी चेंजेस थोड़े करके इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो आप। सो एक बहुत ये मैं सभी पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ एक न्यूसेंस है। ये हुँ। एक कंडीशन है। कंडीशन है जिसको आप बहुत ईज़िली ओवरकम कर सकते हो और जस्ट बाय डूइंग लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फ्यू डाइटरी मॉडिफिकेशंस, और लाइफ़स्टाइल कुछ में भी क्या नहीं। सर नींद का भी इसमें रोल है बहुत सोने-जागने का? इम्पोर्टेंट। देखो, जितने भी जहाँ ब्रेन हुँ, हुँ। गट एक्सिस का खेल है, तो जहाँ भी ब्रेन अशांत हुआ, आपकी नींद डिस्टर्ब होना लाज़मी है। और काफ़ी पेशेंट्स जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के होते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब्ड होती है या काफ़ी लाइट होती है या फिर द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप काफ़ी कम होती है। तो इन लोगों में बिकॉज़ ऑफ सेरोटोनिन एंड अदर हार्मोन्स इन द ब्रेन, तो उन लोगों को हमें कभी-कभी सेडेटिव देना पड़ता है क्योंकि वो बहुत एंग्शियस होते हैं। अगर उनकी एंग्ज़ायटी को हम ठीक नहीं करेंगे, तो कभी तो ठीक गट नहीं के होगी। मूवमेंट्स ठीक हो ही नहीं सकते और वो हमेशा परेशान रहेंगे। सो इनकी नींद काफ़ी हद तक उनकी डिस्टर्ब्ड होती है। सर आप बता रहे थे कि हमारे आँत का बैक्टीरिया वो डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लोरा जो उसका है। तो क्या इसमें प्रोबायोटिक फ़ायदा करता है इस डिज़ीज़ में? देखो दही ज दूध, दही वगैरह? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीफैक्टोरियल डिज़ीज़ है, बहुत सारे कारण हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। एक तो जैसा कि हमने बात की कि
ब्रेन गट एक्सिस है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है गट माइक्रोबायोटा। गट माइक्रोबायोटा का मतलब ये होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स है दैट इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया, उसके अंदर पूरा बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया हमारे गट की, इंटेस्टाइन की और आंतों की इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं, और उसको डाइजेशन को करने में बहुत मदद करते हैं। तो जब भी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का अनुपात रेशियो बदल जाएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को शुरू करने में और उसको कंटिन्यू करने में। इसको बोलते हैं डिसबायोसिस। डिस मतलब एबनॉर्मल, बायोसिस मतलब आपका माइक्रोबायोटा। सो जब भी डिसबायोसिस होगा उन लोगों में, अगर हम प्रोबायोटिक्स से अच्छे बैक्टीरिया को वापस से इंटेस्टाइन्स में डालते हैं, तो काफ़ी सिम्टम्स इंसान के, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, काफ़ी बेटर हो जाते हैं। बट ये नहीं है कि हमेशा थ्रू आउट द लाइफ आपको प्रोबायोटिक खाना पड़ेगा। खुद से ओवर द काउंटर नहीं खुद लेना से है। नहीं खाना है, आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना है, आपके जो भी नज़दीक हों, और उनकी सलाह से आपको प्रोबायोटिक एक कंट्रोल्ड वे में लेना है, जिससे कि आपके सिम्टम्स बेटर हो आजकल सके। बहुत सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आ रही हैं, खूब सारा प्रिजर्वेटिव डाल करके वो लोग, उससे चीज़ें और मैं देख रहा हूँ बदतर भी होती हैं, कई लोग का जी, एक्सपीरियंस उनमें ऐसा बहुत रहता सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपने ठीक कहा, और वो एक न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें मेडिसिनल वैल्यू कितनी है है। वो क्वेश्चन मार्क है, और उसकी अभी रेगुलेशंस भी हमारे देश में कितनी है मुझे पता नहीं है, बट आई डोंट नो, आई डू नॉट थिंक कि वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना चाहिए। आप अपने आसपास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियंस की सलाह पे प्रोबायोटिक्स लें, बिकॉज हर चीज़ ओवर डू करने से कुछ नुकसान भी करती है। सर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। जी, ये क्या ट्रिगर करने का एक कारण हो सकता है आईबीएस को? देखो, जहाँ तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात है, उसमें खाली पेट चाय पीने से ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगा। बट जिन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जिनमें बर्निंग है, अल्सर्स हैं इंटेस्टाइन्स में, उन लोगों में खाली पेट चाय पीने से छाती में नुकसान हो जलन सकता वगैरह है। की शिकायत जलन, करते जी, जी, जी। जो लोग छाती में जलन या खट्टा पानी मुँह में आता है, या खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है, उन लोगों में खाली पेट चाय पीने से आपके सिम्पटम्स खराब हो सकते हैं। सर आप डाइटरी चेंजेस के बारे में बता रहे थे, एक लो फॉडमैप डाइट जो है आजकल, उसकी बहुत चर्चा है, ये क्या चीज़ है सर? सो लो फॉडमैप, फॉडमैप पहले तो हमें ये जानना है कि होता क्या है। FODMAP, ये एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीऑल्स। सो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल भाषा में बहुत समझाता टफ हूँ। नाम रखा है हाँ, इसका। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के होते हैं। 2 ग्लूकोज से मिलके बने तो डाइसैकेराइड, अगर एक से बना तो मोनोसैकेराइड। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जैसा कि नाम ही बोल रहा है, फर्मेंटेबल, तो फर्मेंटेबल मतलब जिस पे बैक्टीरिया काम करता है उसको फर्मेंट करता है, जिससे गैस प्रोडक्शन बढ़ती है। तो वो फॉड में कुछ डाइटरी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के फेवरेट फूड हैं, जो उस पे बैक्टीरिया काम करेगा और बैक्टीरिया बहुत सारी गैस प्रोडक्शन कर देगा, जिसके कारण आपको ब्लोटिंग होने लग जाएगी। सो कुछ डाइट हैं जो हाई फॉडमैप है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि लो फॉडमैप है। तो जिन लोगों में ब्लोटिंग वाली सिम्टम्स ज़्यादा हैं, उन लोगों में ये रिकमेंडेड है कि कुछ समय तक, शब्दों पे ध्यान दें, कुछ समय तक, दिस इज़ नॉट हुँ, लाइफ लॉन्ग, हुँ, लो फॉडमैप डाइट ट्राई करी जा सकती है। जिसका मतलब ये है, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, लो फॉडमैप फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, हुँ। जैसे कीवी हो गया, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, जैसे कि पपाया हो गया, ये लो फॉडमैप के फ्रूट्स हैं। एग्स हो गई, चिकन हो गई, फिश हो गई, ये लो फॉडमैप के हैं। खाने में जैसे सब्जियों की अगर हम बात करें, तो पालक हो गया, कुकुम्बर हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, ये लो फॉडमैप हैं। इनको खाने से आपकी ब्लोटिंग की संभावना कम रहेगी। जो हाई फॉडमैप हैं, जिसमें इंक्लूड होता है ऑनियन, गार्लिक, राजमा, छोले, लैक्टोज, हुँ। मिल्क, इन ये हाई फॉडमैप डाइट हैं जिनके खाने कंज्यूम करने के बाद आपको ब्लोटिंग की संभावना ज़्यादा बढ़ हो जाएगी। जाएगी। सो
ये होता है फॉड मैप का मतलब। अच्छा। सो इसको कंटिन्यू करना हर इंसान के लिए लाइफ हाँ, लॉन्ग इम्पॉसिबल है, बट कुछ लोगों में कुछ समय के लिए लो फॉड मैप डाइट ट्राई करी जा और सकती है। जबकि इसमें बॉडी टू बॉडी जो है ये बीमारी, वेरिएशंस, हाँ, वेरिएशंस भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। गूगल नहीं करिए, मतलब सबके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं, सारी जी डाइट, जी सारी दवाइयाँ सबके लिए नहीं हैं। जी, बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हर हर थ्योरी हर इंसान के लिए लागू नहीं हो सकती है, स्पेशली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि IBS-C है, D है, M है, ब्लोटिंग प्रीडोमिनेंट है, नहीं है। सो उस हिसाब से हमें दवाई और डाइट को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हर इंसान एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट और मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करता है, ना कि हर इंसान हर दवाई से और हर खाने से। थैंक यू सर। तो आज हमने जाना कि पेट में अगर गैस है, मरोड़ है और बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ कोई नॉर्मल ऐसी बीमारी है कि आपको कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। हो सकता है ये IBS हो। डॉक्टर अनुकल्प से हमने इसकी सारी परतें समझी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।